जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नुथलपति वेंकट रमणा के कार्यकाल का आखिरी दिन था। लाजमी था कि इस दिन सारा ध्यान सुप्रीम कोर्ट पर रहता, लेकिन तभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से बाहर जाने के बाद आजाद का राजनीतिक भविष्य चाहे जैसा रहे, आज के रोज वो अपने खत से न्यूज मेकर जरूर बन गए। सो आज के दिन बड़ी खबर में हम आपको ये बताएंगे कि सीजेआई रमन्ना ने अपने आखिरी रोज क्या क्या फैसले दिए और आजाद ने अपने खत में ऐसा क्या लिख दिया कि सब और बस उसी की चर्चा है। ये कौन से सुरक्षाकर्मी और पीए हैं जिनके सर ठीकरा फोड़ा गया है। लेकिन सबसे पहले शो में दिन का वीडियो। अपने घर वालों से अपना जो भी मन में था कि आगे कुछ करना है तो उसके लिए अपना विचार जाहिर किया और घर वाले बोले ठीक है करना चाहती हो तो करो, वैसे नौकरी कोई भी बुरी नहीं होती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा क्यों ना करूं, तो घर वाले भी बताया कि ठीक है जाओ तैयारी के लिए। मैंने ड्यूटी के साथ साथ रहते रहते तैयारी पीटी के लिए की थी, लेकिन मेंस मेरा नहीं क्लियर हो पा रहा था। साथ में रह करके ड्यूटी भी करना, पढ़ाई भी करना, तो उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए पटना चली गई। पटना में रह करके अपना मेंस क्लियर किया। हम हर रोज जिंदगी में मोटिवेशन ढूंढते हैं, कुछ अच्छा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। उसी सोच की ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। अभी आपने जिनका वीडियो देखा वो बिहार के बेगूसराय में तैनात एक लेडी कांस्टेबल हैं जो अब डीएसपी बनने जा रही हैं। नाम है बबली। बेगूसराय पुलिस लाइन में पोस्टेड थी। नौकरी के साथ ही परीक्षा की तैयारी की और बीपीएससी में सिलेक्ट हुई। बीपीएससी को आप यूपी के पीसीएस के तौर पर समझ सकते हैं। बबली ने साल 2015 में पुलिस कांस्टेबल के रूप में खगड़िया में अपनी सर्विस शुरू की। 7 साल की नौकरी में अफसर बनने का सपना कभी नहीं छोड़ा। सफलता के मौके पर बबली ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से कांस्टेबल की नौकरी ज्वाइन की। ड्यूटी के साथ पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, मेंस एग्जाम नहीं क्लियर हो पा रहा था, इसलिए हर बार मेंस की तैयारी के लिए इस बार पटना गई। घर वालों से एग्जाम देने की बात की, सपोर्ट मिला तो सफलता के झंडे गाड़ दिए। 7 माह की एक बच्ची की मां बबली ने बीए की पढ़ाई की है और बीपीएससी में ये उनका तीसरा प्रयास था। डीएसपी की ट्रेनिंग पर जाने से पहले बबली को बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार ने सम्मानित भी किया। हम अपनी ज़िंदगी में क्या नहीं है इसका बहुत रोना रोते हैं, बहुत कमियां गिनाते हैं, पर बबली की कहानी ये बताती है कि ईमानदारी से कोशिश करने का कोई और विकल्प नहीं है। ये था दिन का वीडियो। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी आज लगातार तीसरे दिन झारखंड से आई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने विधायक पद के लिए अयोग्य ठहराने की अनुशंसा की है। राजभवन के सूत्रों के हवाले से एजेंसी पीटीआई ने खबर दी। चुनाव आयोग ने राज्यपाल से कहा है कि सोरेन को चुनावी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए एक विधायक के रूप में अयोग्य होना चाहिए। ऐसी खबरें गुरुवार से ही आ रही थी, जिसके बाद भाजपा ने मध्यावधि चुनाव का भी आह्वान कर दिया था। वहीं सोरेन की पार्टी झामुमो और सहयोगी दल भविष्य की रणनीति तैयार कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपना फैसला राज्यपाल रमेश बैस के पास एक सीलबंद लिफाफे में दिया था। राज्यपाल बैस ने कहा था, मैं 2 दिनों के लिए दिल्ली के एम्स में था। राजभवन पहुंचने पर मैं इस तरह के किसी भी फैसले के बारे में बताने की स्थिति में रहूंगा। मतलब ये कि अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। लेकिन अयोग्यता की खबर की पुष्टि सीएम हेमंत सोरेन के भावुक ट्वीट भी कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, हमारे राज्य में ऐसी कई जगह हैं जहां पहले किसी सरकार की नजरें नहीं जाती थी, न उनकी आवाज़ जाती थी। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास जादू की छड़ी है जिससे सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन आपने एहसास किया होगा कि सरकार आपके द्वार के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को आपके दरवाजे तक पहुंचाया गया। ये मामला फरवरी 2022 में शुरू होता है, जब भाजपा ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने खनन मंत्री की हैसियत से खुद के नाम एक खदान की लीज पर इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया। यह अंतिम अनुमति से पहले का चरण होता है। इसके तहत रांची जिले में पत्थर की खुदाई होनी थी। मामला सामने आया तो हेमंत सोरेन ने लीज को सरेंडर भी कर दिया, लेकिन मामले ने तूल पकड़ लिया था। अब अयोग्य होने की खबर है। ऐसे में हेमंत सोरेन को सीएम पद से इस्तीफा देना होगा क्या वो विकल्प के तौर पर अपने किसी करीबी को सीएम बना सकते हैं या फिर इस्तीफा देकर खुद सीएम बन सकते हैं, क्योंकि तब उन्हें 6 महीने के भीतर विधानसभा में चुनकर दोबारा आना होगा। लेकिन वो ऐसा करते हैं तो सवाल साख और शुचिता दोनों का उठेगा। नियमों के मुताबिक कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर रहते हुए लाभ का पद नहीं ले सकता। पहले भी चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह की कार्रवाइयों का उदाहरण है।
साल 2006 में सोनिया गांधी को लोकसभा के सांसद के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उस समय सोनिया गांधी यूपी के रायबरेली से सांसद थी और उसी दौरान वो यूपीए सरकार में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष बनी, जिसे लाभ का पद बताया गया। सोनिया गांधी का इस्तीफा हुआ और फिर वो उपचुनाव में दोबारा रायबरेली से चुनकर आई। उसी साल जया बच्चन पर भी लाभ के पद का मामला बन गया था। जया राज्यसभा सांसद थी। इसके साथ ही वह उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की चेयरमैन भी थी, जिसे लाभ का पद करार दिया गया था और चुनाव आयोग ने जया बच्चन को अयोग्य ठहराया था। जया बच्चन ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन राहत नहीं मिली थी और इसके चलते जया बच्चन की संसद सदस्यता तब रद्द हो गई थी। अगली सुर्खी सोनाली फोगाट से जुड़ी है। उनकी मौत से जुड़े मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। केस बिल्कुल पलटता नजर आ रहा है। इस मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस ने दावा किया कि सोनाली को जबरन ड्रग्स दी गई थी। आरोप है कि ड्रग्स उनके पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने दी थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह के अनुसार सुधीर और सुखविंदर ने कबूल किया कि उन्होंने 22 अगस्त की रात सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स दी, लिक्विड में मिलाकर केमिकल दिया। ड्रग्स की ओवरडोज से सोनाली की तबीयत बिगड़ी तो दोनों उन्हें वॉशरूम में ले गए। गोवा के डीजीपी ने बताया कि पुलिस को एक क्लब की सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, जिसमें सुधीर सांगवान बोतल में सोनाली को कुछ मिलाकर पिलाता दिख रहा है। हो सकता है कि उस बोतल के लिक्विड में केमिकल हो। इसी मामले में गोवा के आईजी ओमवीर सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आईजी के मुताबिक उपलब्ध साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर क्लब में पार्टी कर रहे थे। उसी पार्टी में कोई सिंथेटिक ड्रग दिया गया, जिसका नाम अभी सामने नहीं आया। सिंथेटिक ड्रग मतलब वो नशीला पदार्थ जिसे केमिकल के जरिए लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। आईजी ओमवीर सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि लिक्विड पीने के बाद सोनाली से संभला नहीं जा रहा। इसके बाद सुधीर और सुखविंदर सोनाली को संभालते नजर आ रहे। कुछ समय बाद एक अन्य कैमरे की फुटेज में दोनों सोनाली को वॉशरूम ले जाते नजर आते हैं और 2 घंटे तक वहीं रहते हैं। इस मामले में पुलिस एफएसएल फॉरेंसिक की टीम को साथ लेकर आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाएगी। दोनों को 24 घंटे में कोर्ट में भी पेश कर दिया जाएगा। तीसरी सुर्खी जुड़ी है छात्रों के भविष्य से। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र और नेशनल मेडिकल काउंसिल को नोटिस देकर पूछा कि क्या यूक्रेन से भारत लौटे मेडिकल छात्रों को भारत में दाखिला दिया जा सकता है। ऐसे तकरीबन 20,000 छात्र हैं जो मार्च 2022 में भारत लौटने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। अब इन बच्चों के सामने भविष्य का संकट है। कुछ छात्र भारत में दाखिला न मिलने की आशंका से वापस यूक्रेन लौटने की सोच रहे हैं। न्यायालय अब इस मामले की सुनवाई 5 सितंबर को करेगा। अगली सुर्खी दिल्ली के कथित शराब घोटाले पर हो रही राजनीतिक उठापटक से आई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तनातनी लगातार जारी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर नई आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच के बीच सीएम केजरीवाल ने आज विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया। सत्र शुरू होते ही दिल्ली विधानसभा के अंदर वो शब्द सुनाई पड़े जो कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर सुनाई पड़े थे। माननीय विधायक जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, इसको आप वापस आइए। खोखा खोखा 20 खोखा। केजरीवाल की पार्टी के विधायकों ने ये नारे इसलिए लगाए क्योंकि उनकी पार्टी बीजेपी पर उनके विधायकों को 20 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगा रही है। खोखे वाले नारे के पलटवार में बीजेपी के खेमे से भी धोखा धोखा के नारे लगे। दोनों पक्षों की नारेबाजी देखते हुए सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। कुछ देर बाद सत्र की कार्रवाई शुरू हुई सदन की, तो केजरीवाल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि आपके गुजरात चुनाव लड़ने के कारण छापेमारी हो रही। ऑपरेशन लोटस के लिए 800 करोड़ रुपए अलग रखे गए। अगर आज आपने घोषणा की कि हम गुजरात चुनाव नहीं लड़ रहे तो ये छापे तुरंत बंद हो जाएंगे। विधानसभा में मनीष सिसोदिया ने खुद के ऊपर लग रहे घोटाले के आरोपों पर भी कुछ सफाई दी। सुनिए। जब इन्होंने रेड की, रेड भी एक ऐसी एफआईआर पे, जैसा मैंने कहा कि सोर्स से की हुई है, और मैं पूरा अभी एक्साइज चिल्ला रहे थे। ये शायद देश का पहला ऐसा भ्रष्टाचार का मामला उठाया जा रहा है जिसमें, और बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, ये बहुत चला रहे हैं, सुन रहे होंगे कहीं, ये पहला ऐसा भ्रष्टाचार का मामला उठाया जा रहा है जिसमें जनता फायदे में है। दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायकों ने मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा भी किया, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ने भाजपा के सभी विधायकों को पूरे दिन के लिए मार्शल आउट कर दिया। विधानसभा में आम आदमी पार्टी की ओर से हुई बयानबाजी का जवाब बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। सुनिए। अपनी झूठी बातों को प्रोपेगेंडा करने के लिए आपने विधानसभा को भी नहीं छोड़ा है। पहले तो आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी थी, अब वो विधानसभा के एक दिन के
सत्र को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपने शराब माफियाओं का कमीशन 2% से बढ़ा के 12% क्यों किया। इसके जवाब की उम्मीद से विधानसभा सत्र में आपके भाषण को लोग सुन रहे थे, लेकिन 2% से बढ़ा के 12% करके शराब माफिया को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाया, कोई जवाब नहीं आया केजरीवाल जी। मार्शल आउट होने के बाद विधायक सदन के बाहर गांधी मूर्ति पर प्रदर्शन भी करने लगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए फिर दिल्ली पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। थोड़ी देर पहले आपने उसकी तस्वीरें देखी थी हमारे प्रोड्यूसर्स के सौजन्य से। शराब घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाए जाने पर अब सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। दरअसल सेंट्रल विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट में इन क्लासरूम के निर्माण में अनियमितताएं होने की बात कही। अब इसी के आधार पर एलजी ने मुख्य सचिव से एक रिपोर्ट मांगी है। सतर्कता विभाग ने 17 फरवरी 2022 को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाने की इन परियोजनाओं में कई अनियमितताएं की गई हैं, वहीं कई प्रोसीजरल चूक भी हुए हैं। विभाग ने इस मामले में आगे और जांच करने की सिफारिश की थी, लेकिन करीब 2.5 साल की देरी हो चुकी है। ऐसे में अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस पूरे मामले पर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन सीजेआई रमन्ना फिर एक्शन मोड में रहे। कई मामलों में उन्होंने टिप्पणियां की और फैसले लिए। हम यहां 2 हाई प्रोफाइल मामलों का जिक्र करेंगे। फ्रीबीज यानी रेवड़ियों पर बीते कई दिनों से सुनवाई चल रही थी। ये मामला अब लंबा खिंचने वाला है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा, इस मामले में पक्षकारों द्वारा उठाए गए विषयों पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। ये देखना होगा कि मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा क्या होगी। ये भी देखना होगा कि न्यायालय द्वारा अगर कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है तो इससे कोई फायदा होगा या नहीं। कुछ पक्षकारों ने सुब्रमण्यम बालाजी निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट सुब्रमण्यम बालाजी मामले में फैसला सुनाते हुए कह चुका है कि ऐसी योजनाओं को भ्रष्टाचार नहीं माना जा सकता। चूंकि मामला जटिल है और पूर्व में दिए गए एक फैसले को पलटने की मांग की गई है, हम इस मामले को 3 जजों की बेंच को सौंपते हैं। सुब्रमण्यम बालाजी मामला क्या है? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सुनाया था। इसमें न्यायालय ने कहा था कि राज्य द्वारा पात्र नागरिकों को कलर टीवी, लैपटॉप आदि देना संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से जुड़ा है। अतः इसमें न्यायिक हस्तक्षेप संभव नहीं है। वैसे आज की सुनवाई में एक ऐसी टिप्पणी भी आई जिसको मामले के सारे प्रमुख पक्षकार अपनी अपनी जीत की तरह पेश कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि चुनावी लोकतंत्र में असली ताकत मतदाता के पास होती है, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए इस प्रश्न पर भी विचार जरूरी है कि जन कल्याण के नाम पर खजाने की सेहत को ताक पर क्यों रख दिया जाता है। अगला हाई प्रोफाइल मामला था योगी आदित्यनाथ से जुड़ा। मामला 2007 का है, जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे। 27 जनवरी को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें भड़काऊ माना गया था। इस संबंध में मामला भी दर्ज हुआ। अब ये नियम है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोपियों पर आईपीसी की धारा 153A या आईपीसी 295 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन न्यायालय इन मामलों का संज्ञान तभी ले सकता है जब केंद्र या राज्य सरकार इस बाबत अनुशंसा जारी करे। हुआ यह कि मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 3 मई 2017 को यूपी सरकार ने योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया और मामले में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। तब याचिकाकर्ता परवेज परवाज ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। परवेज ने सवाल उठाया कि योगी आदित्यनाथ के सीएम रहते हुए यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही चल रहे मामले को वापस कैसे ले सकती है और क्या योगी आदित्यनाथ ऐसा फैसला लेने के लिए अधिकृत थे। परवेज ने कहा कि ऐसी स्थिति में गवर्नर को निर्णय लेना चाहिए था। फरवरी 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परवेज की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद परवेज अपनी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले आए। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी ने योगी के बयान की डीवीडी की जांच की थी। साथ ही यूपी सीआईडी ने बयान को प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक माना था और मुकदमा चलाने की अनुमति भी मांगी थी। जवाब में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि बयान की जो डीवीडी दी गई थी उसके साथ छेड़खानी हुई थी।
साथ ही इस मामले में मुख्यमंत्री ने फैसला नहीं लिया था, क्योंकि ये नौबत तब आती जब गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय की राय अलग अलग होती। लेकिन इस मामले में तो राय एक ही थी, इसलिए ये मुद्दा महज एकेडमिक एक्सरसाइज बनकर रह गया है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2017 से अब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ साथ सूबे के गृह मंत्री भी हैं। कई पोर्टफोलियो इसमें होम भी है। खैर, सुनवाई पर लौटते हैं। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने याचिका को रद्द कर दिया, यानी योगी आदित्यनाथ को राहत दी। लेकिन कोर्ट ने दो बातें और कही। ऐसे मामलों में नियम सिर्फ संज्ञान लेने पर रोक लगाते हैं, न कि पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने और जांच करने पर। और दूसरी बात, इस मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति देने के संबंध में कुछ कानूनी प्रश्न खड़े हुए हैं। इन पर भविष्य में सुनवाई हो सकती है अगर उचित मामला सामने आए। जस्टिस रमन्ना के कार्यकाल का आखिरी दिन इस लिहाज से भी खास था कि आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम किया गया, यानी लाइव दिखाया गया। पहली बार आम भारतीयों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान कहाँ बैठते हैं, उनके सामने वकील कहाँ खड़े होते हैं। और अब तक सुप्रीम कोर्ट की घटनाएं, कानूनी मामलों की जानकारी देने वाली वेबसाइट्स या लॉ बीट के रिपोर्टर ही बयान कर पाते थे। आपने वो रिपोर्टर देखे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट की पृष्ठभूमि में कैमरे पर बाइट देते हैं। लेकिन आज जब वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे सीजीआई की विदाई के अवसर पर बोलते हुए भावुक हुए, तो ये क्षण सभी ने देखा। तब सीजीआई रमन्ना यानी और भावी सीजीआई यूयू ललित के साथ सेरेमोनियल बेंच पर आसीन थे। दवे ने सीजीआई रमन्ना को सिटीजन्स जज कहा, जनता का जज, नागरिकों का जज कहा। सुनवाई खत्म होने के बाद जस्टिस रमन्ना को सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में शामिल हुए। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका से लोगों की उम्मीदें इतनी कमजोर भी नहीं कि एक अनुचित फैसले से टूट जाए। कोई एक फैसला न्यायपालिका की परिभाषा की तरह पेश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा खुद को बेहतर किया है। इस दौरान भावी सीजीआई यूयू ललित भी मौजूद थे। उन्होंने 74 दिनों के अपने कार्यकाल का रोडमैप भी जारी किया। कानूनी मामलों की रिपोर्टिंग करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस ललित ने 3 बड़े बदलाव लाने की बात कही है। कौन से हैं बदलाव? मामलों की लिस्टिंग में पारदर्शिता लाना, दूसरा बेंचों के समक्ष अर्जेंट मैटर्स को उठाने के लिए एक सिस्टम बनाना, और तीसरा पूरे साल कम से कम एक संविधान पीठ में सुनवाई करना। जस्टिस ललित देश के 49वें सीजीआई होंगे। उन्होंने जो लक्ष्य तय किए उनमें से 2 वाकई बहुत महत्वपूर्ण हैं। अर्जेंट मैटर्स की लिस्टिंग और संविधान पीठ के लिए जजों की उपलब्धता। देखना होगा उनके नेतृत्व में इस दिशा में कितना काम हो पाता है। अब चलते हैं बड़ी खबर के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसका संबंध है गुलाम नबी आजाद से। दिल्ली का 5 साउथ एवेन्यू लेन, ये पता राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी गुलाम नबी आजाद का है। वो गुलाम नबी जिन्होंने अपनी जिंदगी के करीब 50 बरस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस को दिए। आज दोपहर चढ़ने से पहले खबर आई कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के सभी पदों से और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस खबर के साथ आजाद का कांग्रेस के साथ करीब आधी सदी का सफर थम गया। आज खबरों की रेस में गुलाम नबी के इस्तीफे के साथ वो चिट्ठी भी चर्चा में रही जो उन्होंने सोनिया गांधी को भेजी। इस चिट्ठी में उन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली पर, राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठाए और सीधे हमले बोले। गुलाम नबी आजाद ने चिट्ठी में क्या लिखा ये आगे बताएंगे, पर सबसे पहले उनका अगला प्लान जान लीजिए जो उन्होंने अपने इस्तीफे के बाद इंडिया टुडे से साझा किया। उन्होंने बताया कि वो आने वाले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी बनाएंगे। बाकी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के बारे में वो आगे विचार करते रहेंगे। अब बात 5 पन्नों की उस चिट्ठी की जिसमें गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के मौजूदा हालात के लिए किनको जिम्मेदार ठहराया ये पता चला। आजाद ने चिट्ठी में राहुल गांधी को लेकर नाराजगी जताई। लिखा, दुर्भाग्य से राहुल गांधी के राजनीति में आने के बाद जब उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने कांग्रेस के कार्य करने के तौर तरीकों को खत्म कर दिया। उन्होंने संपूर्ण सलाहकार तंत्र को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही राहुल का प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया अध्यादेश फाड़ना उनकी अपरिपक्वता दिखाता है। इस वजह से 2014 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। आजाद ने अपनी चिट्ठी में जिस अध्यादेश का जिक्र किया वो साल 2013 के सितंबर महीने में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लेकर आए थे। राहुल गांधी ने इस अध्यादेश के बारे में बात करते हुए मीडिया के सामने एक कागज उठाकर फाड़ दिया, ये बताते हुए कि इस अध्यादेश का क्या हाल होना चाहिए। तब उनके शब्द क्या थे? अध्यादेश पर मेरी राय है कि ये सरासर बकवास है और इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। इसको लेकर भी आजाद ने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले पार्टी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। इसके साथ ही गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव न कराने को लेकर भी
गांधी परिवार पर निशाना साधा। चिट्ठी में लिखा कि संगठन में किसी भी स्तर पर कहीं भी चुनाव नहीं हुआ। गुलाम नबी आज़ाद ने आरोप लगाया कि आज कांग्रेस रिमोट कंट्रोल मॉडल से चल रही है। राहुल गांधी के पीए और सुरक्षाकर्मी पार्टी के बारे में फैसला ले रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद लंबे वक्त से कांग्रेस से नाराज थे। वे कांग्रेस के नाराज नेताओं के G23 गुट में भी शामिल थे। G23 गुट कांग्रेस में लगातार कई बदलाव की मांग करता रहा। गुलाम नबी ने इस ग्रुप का जिक्र भी अपनी चिट्ठी में किया। लिखा कि इस ग्रुप की हमेशा अनदेखी की गई और बेइज्जती भी। पार्टी की कमजोरियों पर ध्यान दिलाने के लिए पत्र लिखने वाले 23 नेताओं को अपशब्द कहे गए, अपमानित किया गया, नीचा दिखाया गया। कांग्रेस की स्थिति अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से वापसी करना नामुमकिन है। गुलाम नबी आज़ाद लंबे वक्त से कांग्रेस से नाराज थे। उनकी नाराजगी करीब 10 दिन पहले भी खुलकर सामने आई जब उनको सोनिया गांधी ने जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया और कुछ ही घंटे बाद आज़ाद ने इस पद से इस्तीफा दे दिया। इस मनमुटाव की शुरुआत पिछले साल फरवरी से हुई जब उनकी राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला था। इसके बाद चर्चा थी कि कांग्रेस उन्हें फिर किसी राज्य से राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। जब गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा नहीं भेजा गया तो उन्होंने और उनके समर्थकों ने जम्मू कश्मीर में कई रैलियां की। इसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का सीएम पद का उम्मीदवार बनाने की मांग उठी। कहा यह भी जाता है कि कुछ वक्त पहले जम्मू कश्मीर में पार्टी के संगठनात्मक बदलाव के दौरान उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जो नाम सुझाए, पार्टी ने उस पर विचार नहीं किया। सिर्फ इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में कमेटी के गठन के वक्त भी गुलाम नबी आज़ाद की सलाह नहीं ली गई। इन कमेटियों में आज़ाद के विरोधी गुट के नेताओं को जगह दी गई। अब भले ही गुलाम नबी आज़ाद नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को यकीन है कि उनके इस्तीफे के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ उनका दोस्ती वाला रिश्ता है। सुनिए। ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। ये बड़े अत्यंत अजय माकन जो बोलना चाहते हैं वो बात कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के इस ट्वीट से भी साफ हो जाएगी। क्या लिखा है इस ट्वीट में? जिस व्यक्ति को कांग्रेस नेतृत्व ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया, उसी व्यक्ति ने कांग्रेस नेतृत्व पर व्यक्तिगत आक्रमण करके अपने असली चरित्र को दर्शाया है। पहले संसद में मोदी के आंसू, फिर पद्म विभूषण, फिर मकान का एक्सटेंशन। ये संयोग नहीं, सहयोग है। जयराम रमेश ने अपने जिस ट्वीट में पीएम मोदी के आंसू की बात की, वो वाकया पिछले साल फरवरी का है, जब गुलाम नबी आज़ाद की राज्यसभा से विदाई वाले दिन पीएम मोदी भावुक हो गए थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से बात आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस के कई नेता आज़ाद के इस्तीफे के पीछे बीजेपी का हाथ बता रहे हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि आज़ाद ने इस्तीफे का कदम मजबूरी में उठाया। कभी भी एक इतने बड़े कद के नेता इस स्थिति पे पहुंच जाएं कि मजबूर होकर वो एक 50 साल से बड़ा लंबा रिश्ता उनको तोड़ना पड़ा, जाहिर है वो बहुत आहत हुए होंगे, उनको चोट भी पहुंची। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी, ये बात समय समय पर कही भी गई। गुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और बीजेपी के नेता कांग्रेस की हालत वेंटिलेटर पर बता रहे हैं। सुनिए। मैं ये जो फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी का पलायन प्रोग्राम है, वो शुद्ध रूप से डायनेस्टी की एट्रोक्रेसी का नतीजा है। जिस तरह से अहंकार, सामंती अहंकार चूर चूर करके लोगों के, इनके नेताओं के दिमाग में भरा हुआ है। आज की तारीख में भी कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, लेकिन इनका अहंकार एक्सीलेटर पर है, और इसी का नतीजा है कि इनकी पार्टी में ये पलायन प्रोग्राम चल रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी
कांग्रेस के पलायन प्रोग्राम का जिक्र कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ वक्त में कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ गए। कौन है ये बड़े नाम? हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, अश्विनी कुमार, आरपीएन सिंह, कपिल सिब्बल, कुलदीप बिश्नोई, राजू परमार, नरेश रावल, सरवन दासोजू, जयवीर शेरगिल और अब गुलाम नबी आज़ाद। इन नामों में कई ऐसे हैं जो केंद्र में मंत्री रहे और कई ऐसे जो और बड़े पदों पर रहे। वैसे गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे की आंच जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को महसूस भी होने लगी है। आज़ाद के इस्तीफे के दिन इसकी झलक कैसे दिखी? जम्मू कश्मीर के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्य में उनके समर्थकों की बड़ी संख्या है। उनके इस्तीफे के बाद जो पिछली विधानसभा थी जम्मू कश्मीर की, उसके 5 विधायक जो उस विधानसभा में मेंबर थे, उन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और भी कई बड़े नेता थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। तो अब आगे देखते हैं कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, क्या कहा जाता है, क्या उठापटक चलती है। अगर आपकी इस विषय में दिलचस्पी है, गुलाम नबी आज़ाद ने जो आरोप लगाए उनमें दिलचस्पी है, ये कौन है पीए, ये कौन है सुरक्षाकर्मी, क्या राहुल गांधी की कोठरी में ऐसे लोग हैं जो संगठन के दूसरे नेताओं से ज़्यादा मजबूत हो गए, या राहुल गांधी पार्टी में बदलाव की जो कोशिशें कर रहे हैं उसका ये ओल्ड गार्ड विरोध कर रहा है, क्योंकि अब इन्हें जो चीज़ें ग्रांटेड लगती थी वो नहीं मिल पा रही। दोनों तरफ के तर्क हैं, उनके बारे में आप ललन टॉप का जो वीकली पॉलिटिकल शो है नेता नगरी, जो हर शनिवार को सुबह 10 बजे रिलीज़ होता है, उसमें आप देख और सुन सकते हैं। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।